वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मिस्टर मैक और सीरू को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और यहाँ पर सीरू बताती है कि वो मिस्टर मैक से बचपन से ही प्यार करती आई है, पर वो पहले दोस्त थे, फिर आगे चलकर वो लवर्स बने। और आज तो वो दिन था जब मैक और सीरू ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर शायद किस्मत को ये फैसला उनका मंजूर नहीं था, क्योंकि जहाँ पर मिस्टर मैक के पेरेंट्स काम किया करते थे और वहीं पर सीरू को भी पेरेंट्स काम करते थे, पर वहाँ अचानक से आग लगने के कारण से वो दोनों ही लपेटे में आ जाते हैं आग के। और जब सीरू और मैक को इस बारे में पता चलता है तब वो वहाँ पर पहुँचते भी हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को बचा सके, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि आग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। और जो वहाँ की बॉस थी यानी मिस रू, वो यहाँ पर पेरेंट्स को बचा सकती थी, पर वहाँ पर वो कुछ नहीं करती है और बस अपने सेक्रेटरी को बस इतना ही कहती है कि जो भी एविडेंस है वो 3 इंजीनियर्स का वो मिटा दो अच्छे से। और ये कहकर वो वहाँ से चली तो जाती है, पर उनके जाने के बाद मैक और सीरू जब वहाँ पर आते हैं अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए, तब वो अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि आग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे। यहाँ पर मैक के साथ उनकी बहन अंदर जाने को तैयार हो गई थी, पर वो समझ चुकी थी कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बड़े से ब्लास्ट के बाद सीरू अंदर जाने से रुक जाते हैं क्योंकि वो ब्लास्ट देखते ही उन्हें यकीन हो चुका था कि अब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। और इसी तरह से अब कुछ दिन बीत चुके थे और यहाँ पर सीरू और मिस्टर मैक के पेरेंट्स का फनरल भी हो रहा था, पर यहाँ पर जितने लोग थे वो बस सीरू के फादर पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो भी वो आग लगा था वो किसी और के कारण नहीं बल्कि सीरू के फादर के कारण ही लगा था। उसी के फादर की वजह से मिस्टर मैक के पेरेंट्स भी अब इस दुनिया से चल बसे थे और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे इस समय। और यहाँ पर मिस्टर मैक को जहाँ पर सीरू पर एक ये था वो उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, और उनकी बहन यीची भी बाकी से लोगों के साथ मिलकर सीरू को वहाँ पर बुली कर रही थी और उसके फादर के फ्यूनरल वाला बॉक्स को भी वो गुस्से में फेंक देती है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर बस सीरू रो रही थी और कह रही थी कि वो किसी मर्डर की बेटी नहीं है, उसके फादर मर्डर नहीं है, पर यहाँ पर कोई भी बात उसकी सुन नहीं रहा था। वहीं पर मिस्टर एन जो मैक और सीरू और यीची के दोस्त थे वो वहाँ पर सीरू का प्रॉब्लम अच्छे से समझ रहे थे। और वहाँ पर जब मिस्टर मैक को अब ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था तब वो सीरू की हेल्प करना चाहते थे, पर उसी समय उनकी बहन भी उन्हें रोक देती है और कहती है कि आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमसे आखिर किस वजह से दूर हुए हैं। और ये सब याद कर मिस्टर मैक को सीरू से कहते हैं कि दोबारा से अपना शक्ल मेरे सामने कभी मत दिखाना। और वहीं पर उनका शादी भी टूट जाता है। और इतना कुछ देख कर और अपने साथ होते हुए ये सब फील कर वहाँ पर सीरू पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे तो अब समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर उसे मैक का साथ मिलना चाहिए था वहाँ पर कोई भी उसका साथ देने को नहीं था। और सीरू को उसी तरह से अकेला छोड़कर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहीं पर अब कुछ सालों के बाद देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मैक और येची को एक पार्टी में देख पा रहे थे, और ये पार्टी किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर एन का था। यहाँ पर मिस्टर एन अपनी फियांसे से मिलाना चाहते थे जो उनके साथ बस कुछ सालों तक ही काम की थी और उसके बाद वो उनकी फियांसे बन गई थी। और यही चीज़ येची को पसंद नहीं आई थी और वो बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस्टर एन से ही प्यार करती थी। और जब वहाँ पर उसी पार्टी में सभी लोग सीरू को देखते हैं, वही सीरू जिसे वो कुछ सालों पहले बस एक मर्डरर की बेटी कह रहे थे, यहाँ पर आज वो एक ऊंचा प्रोफाइल के रूप में सभी लोगों के सामने आई थी, क्योंकि अब सीरू कोई आम लड़की नहीं थी, वो यहाँ पर मेडिकल वर्ल्ड में जानी पहचानी हस्ती थी। और उसको वहाँ पर देखकर मिस्टर मैक और यहाँ तक येची भी हैरान हो जाते हैं,
क्योंकि मिस्टर मैक सीरू को बहुत साल खोजे भी थे पर वो कहीं भी उन्हें नहीं मिली थी। और जब वो यहाँ पर आज उनके सामने वो आई है तो वो किसी और की फियांसे बनकर और उसके साथ साथ एक अलग ही आइडेंटिटी के साथ आई थी। और यहाँ पर सीरू का वापस आने का मकसद बस एक ही था कि वो अपने फादर को इनोसेंट प्रूव कर सके किसी भी हाल में। और पार्टी खत्म होने के बाद अब अकेले में मिस्टर एन सीरू को और यहाँ पर येची से मिलवाते हैं और वो दोनों वहाँ पर सीरू से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं मिस्टर मैक का कहना ये था उनके मन में कि सीरू आज किसी और की फियांसे बन चुकी है पर वो अभी भी उनका ही दिया हुआ एंगेजमेंट अंगूठी पहनी हुई थी और वो सीरू से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते थे और यहाँ तक येची भी। और वो दोनों उससे मिले ही बिना वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर एन सीरू से कहते हैं कि तुम्हारे शायद आने के बाद इतने सालों के बाद भी अभी तक मिस्टर मैक और उनकी बहन येची गुस्सा हैं शायद। जिस पर सीरू उनसे कहती है कोई बात नहीं, ये सब भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सीरू को पता था कि मिस्टर मैक आने वाले हैं पर वो जानबूझकर मिस्टर एन का नाम उनके सामने लेती है वो और ऐसा दिखा रही थी मिस्टर मैक के सामने कि वो तो मिस्टर एन का वेट कर रही थी पर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये सब सुनकर वहाँ पर मिस्टर मैक को जेलस फील होने लगता है और वो कहते हैं कि तुम तो पहले इतने सालों तक गायब थी और जब वापस भी बनकर आई तो मिस्टर एन की फियांसे बनकर आखिर तुम्हारे दिमाग में कौन सा प्लानिंग चल रहा है। जिस पर सीरू कहती है मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं चल रहा है और रहा बात तुम्हारा और मेरा तो हमारा रिलेशन तो उसी समय ख़त्म हो गया था जब तुम मुझे उस तरह से छोड़कर सभी के सामने चले आ गए थे। और यहीं पर मिस्टर मैक सीरू से कहते हैं कि अगर तुम सही में मिस्टर एन की फियांसे हो तो यहाँ पर होटल में क्यों रखी हुई हो, उसके घर में क्यों नहीं? कहीं ये तो नहीं कि तुम बस उसके लिए एक कुछ पल के लिए खिलौना हो। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीरू गुस्से में कहती है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। और ये सुनना ही था कि मिस्टर मैक गुस्से में आ जाते हैं और सीरू को अपनी तरफ खींचकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर एन भी गेट पर आ चुके थे पर कुछ पल तक तो मिस्टर मैक सीरू को छोड़ ही नहीं रहे थे। और जैसे ही मिस्टर एन खुद ही अंदर आने वाले थे तभी सीरू गेट पर आ जाती है और यहाँ पर मिस्टर एन को पता चल गया था कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। पर यहाँ पर सीरू कहती है कि अंदर सब कुछ ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर सीरू को कुछ फ्लावर्स और गिफ्ट देकर वहाँ से मिस्टर एन बाय बोलकर चले जाते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर मैक कहते हैं कि लगता है कि तुम दोनों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। पर यहाँ पर सीरू गुस्से में फ्लावर उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर मैक जाते नहीं हैं और उसे बस किस कर रहे होते हैं अपनी तरफ खींचकर। कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर एक रात सीरू और मिस्टर एन एक दूसरे के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और वहीं पर मिस्टर एन बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुके थे। पर सीरू का मकसद यहाँ पर कुछ और ही था क्योंकि वो मिस्टर एन के मुंह से कोई बात निकलवाना चाहती थी और वो रिकॉर्ड भी कर रही थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर मैक आ जाते हैं और मिस्टर एन को इस तरह से इस हाल में देखकर वो घबरा जाते हैं और वो सीरू का चालाकी अच्छे से समझ गए थे कि वो कुछ कर रही है। पर जैसे ही वो उसका फ़ोन लेने वाले थे तभी उस पर पासवर्ड लग जाता है और मिस्टर मैक उस पासवर्ड को खोल नहीं पाते हैं। जिस पर सीरू उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि अभी भी तुम्हारा ही बर्थ डेट मैं अपना पासवर्ड बना कर रखूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर मिस्टर मैक सीरू से पूछते हैं कि आखिर तुम मिस्टर एन के साथ क्या कर रही थी। जिस पर सीरू कहती है इससे तुम्हें क्या, मैं जो भी कुछ करूँ और तुम्हें क्यों इतना टेंशन हो रहा है मिस्टर एन का। पर यहाँ पर इस सवाल का जवाब मिस्टर मैक वहाँ पर नहीं देते हैं और सीरू को वार्न करते हैं कि उनके लाइफ में दोबारा एंटर करने की ज़रूरत ना समझे। और यहाँ पर सीरू को ये बात पता तो चली गई थी कि वो मैक ज़रूर कोई बात उससे छुपा रहा है और इसका सच उसे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस में सीरू आती है पर वहीं केविन में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मैक और एन भी थे। सीरू आज बेमतलब का नहीं आई थी, वो तो यहाँ पर मिस्टर के रूम में आकर वो कुछ सबूत ढूंढ रही होती है जिससे उसे आगे वाले आने वाले सच में पता लग सके। क्योंकि जब वो मिस्टर एन के साथ ड्रिंक कर रही थी तब वो वहाँ पर 5 साल पहले का बात भी लाए थे। इसी वजह से उसे शक हो गया था कि मिस्टर एन को ज़रूर कुछ ना तो कुछ पता ही होगा। इसी वजह से उस सबूत को पाने के लिए वहाँ पर सीरू आती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसी केबिन में एक सीक्रेट रूम भी है जहाँ से
मिस्टर मैक और मिस्टर एन का आवाज़ आ रहा था। और जैसे ही वो उनका बात सुनने के लिए जाती है, उसी समय कोई आवाज़ की वजह से मिस्टर मैक को पता चल जाता है कि उनका कोई बात सुन रहा है। और सीरू को जैसे इस बात का खबर मिलता ही है, वो तुरंत वहाँ से जल्द में भागने की कोशिश करती है, पर उसी बीच में उसका एक ईयरिंग गिर जाता है। और मिस्टर मैक को इस बारे में पता चल गया था कि वहाँ पर कौन आया था और कौन उनकी बातें सुन रहा था। और जब इस पर मिस्टर एन उससे पूछते हैं, यानी मिस्टर मैक से, कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर मिस्टर मैक कहते हैं कि कुछ भी नहीं, शायद मैंने ही कुछ गलत सुन लिया था। सीरू तो जल्द से जल्द में बाहर आ गई थी, पर मिस्टर मैक फिर भी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर उस केबिन में क्या कर रही थी? तुम्हें क्या डर भय नहीं है कि मैंने जब तुम्हें वार्न किया था तब भी तुम्हारा यही हरकत है उसके बाद भी? जिस पर सीरू कहती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वो सारा सच पता चल जाएगा जो 5 साल पहले तुमने मेरे फादर पर और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था और उन लोगों ने? और यहाँ पर मिस्टर मैक कहते हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं है, जो मैंने सुना था और मैंने जाना था वो सही है। तुम्हारे फादर मर्डरर हैं और तुम उसकी बेटी। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीरू गुस्से में कहती है मैक से कि तुम्हारी ये हिम्मत हो गई है कि तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाओगे। 5 साल पहले मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आने वाले समय में इसका सच पता नहीं कर पाऊंगी। और इसी पर उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ भी खींच देती हैं सीरू, और आगे कहती हैं कि मेरा सच जो है वो जल्द से जल्द सामने आएगा, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारा कैसा बर्ताव रहता है मेरी तरफ। पर मैक कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें कभी भी सच पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तुम सच समझ रही हो वो तो सच है ही नहीं। और ये कहकर मिस्टर मैक वहाँ से चले जाते हैं और उसी रात को सीरू को देखते हैं जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में आई हुई थी और वो एक आदमी से मिलने के लिए आई थी। और कोई वो आम आदमी नहीं था, वो सीरू के फादर के साथ ही काम किया करता था, पर आज वो सुसाइड करने वाले थे। और उसी समय सही टाइम पर सीरू आकर बचा लेती है, क्योंकि उनके सीरू के जो फादर थे, उनके ये जो दोस्त थे, उन्हें सब कुछ सच पता था कि आखिर क्या हो रहा है। पर वो 5 साल पहले भी कुछ नहीं कहे थे और ना ही शायद आज भी कुछ कहना चाहते थे। और वहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा ही डर चुका था और वो अब इस गिल्ट में नहीं रह सकता था। और यहाँ पर सीरू उन्हें समझाती है कि अगर तुम चले गए तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, जो तुम्हारे लिए कब से तुम्हें ठीक होने का, तुम्हें ठीक देखने का वेट कर रही है। कम से कम तुम्हारी फैमिली तो तुम्हारे पास है, यहाँ पर मैं हूँ जो अपनी फैमिली को सही साबित करने के लिए कि वो गलत नहीं है, उनके लिए इतना कुछ कर रही हूँ। अगर तुमने मेरी मदद 5 साल पहले कर दी होती तब शायद मेरा आज ये हाल नहीं होता और मेरे फादर को कब का इंसाफ मिल चुका होता। और इसी तरह से सुबह भी हो जाती है और यहाँ पर वो सर्व अब अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं, पर अभी भी वो सीरू को सच नहीं बताते हैं कि आखिर 5 साल पहले क्या हुआ था और वो आग कैसे लगी थी। और सीरू समझ चुकी थी कि ये आदमी अभी कुछ नहीं बताने वाला है, क्योंकि शायद इसके पीछे भी मजबूरी है इसकी। पर वहाँ पर वो उन पर तरस खाकर उन्हें अपना कार्ड दे देती है और कहती हैं कि अपने आने वाले मेडिकल खर्चों का भी इसी से खर्चा करना। और ये सब देखकर वहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल और ज़्यादा हो जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, पर फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। जिस पर सीरू कहती है कि शायद जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मदद करनी चाहिए, उस समय तुम खुद ब खुद मेरी मदद करोगे। और ये सुनकर वहाँ पर जब सीरू को कहकर ये सब जा रही होती है, तभी वो आदमी आता है बाहर और कहता है कि तुम्हारे फादर ने वो आग नहीं लगाई थी, तुम्हारे फादर वो मर्डरर नहीं है। और ये सुनते ही सीरू को ऐसा लगता है कि उतने सालों का उसका मेहनत आज शायद रंग लाने वाला है और वो सच उसे पता चलने वाला है, जो सच के लिए वो कब से तरस रही थी। और ये सब सुनकर सीरू तो सबसे पहले उस आदमी से ये कहती है कि अगर ये सच तुम्हें पता था तब तुमने 5 साल पहले क्यों नहीं कहा। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे भी अपनी फैमिली को बचाना था, अगर मैं ऐसा करता तब वो लोग मेरी फैमिली को नहीं छोड़ते। पर अभी के लिए तो सीरू के पास कोई प्रूफ नहीं था सिवाय बस उनके, पर उन्हें और भी प्रूफ की ज़रूरत थी। और सीरू जब वहाँ से जा रही थी तभी मिस्टर एन और येची भी वहाँ पर आते हैं और येची तो उस आदमी को धमकाने ही जा रही थी और तभी सीरू रोकती है और कहती है कि तुम अंदर मत जाओ। और जैसे ही सीरू का बात वो इग्नोर कर कर जा रही होती है, तभी बाहर उस रूम से कोई और नहीं बल्कि
मैक आता है और ना जाने मैक कब अंदर गया और कब आया। सीरू को भी इस बात का पता नहीं था और येची को लग रहा था कि फिर से सीरू उसके भाई को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और इसी में उसे और ज़्यादा सीरू पर गुस्सा आ रहा था। फिर येची देखती है कि उसके भाई के गाल पर चोट लगा हुआ है, जिस पर मैक कहते हैं कि कोई एक जंगली बिल्ली ने मुझे नोच लिया है। ये सुनकर येची समझ गई थी कि ये किसकी हरकत है और जब सीरू के चोट दिया हुआ मिस्टर मैक को जो मिला था उस पर जब दवा लगा रही थी, तब वो सीरू से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि पहले तो तुमने मेरे भाई को सेड्यूस किया था और उससे पहले भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तब मेरे मिस्टर एन को भी अपने पंजों में कर लिया है। और ये सब सुनकर मैक और मिस्टर एन कहते हैं कि तुम यहाँ पर सीरू पर इस तरह का ब्लेम नहीं लगा सकती हो, इसमें गलती इसकी नहीं है और जो भी तुम सोच रही हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उन दोनों को क्या पता था कि येची तो पहले से ही सीरू पर एक बॉडीगार्ड लगाई हुई है, यानी उस पर निगरानी रखी हुई थी कि आखिर वो क्या क्या कर रही है। और यहाँ पर सभी का जब बात पूरा हो जाता है तब वो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मैक को उनकी कंपनी में देख पा रहे थे, जहाँ पर पहले से ही सीरू उनका वेट कर रही थी। और मैक कहते हैं कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है जो तुम यहाँ पर आई हो। जिस पर सीरू उससे कहती है कि मैं किसी सबूत के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ क्योंकि तुमने अपनी बहन के सामने मेरा स्टैंड लिया था। और ये कहते हुए सीरू अपनी ड्रेस को खोल रही होती है और ये सब देखकर मिस्टर मैक को लग रहा था कि सीरू को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है जिसकी वजह से वो ऐसा हरकत कर रही है। और मैक उसे समझाते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब प्रॉब्लम में पड़ो, अब आगे से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और ये मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ से चली जाओ जहाँ से तुम आई हो। और तभी फायर अलार्म बजता है और यहाँ पर मैक और सीरू के पास मिस्टर एन आ जाते हैं, पर उनके देखने से पहले ही मैक सीरू को छुपा लेते हैं और जिसकी वजह से मिस्टर एन को पता नहीं चल पाता है। और मिस्टर एन तो सीरू को खोजते खोजते आए थे क्योंकि फायर अलार्म के बाद वो उन्हें देखे ही नहीं थे और ना ही उससे पहले, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि सीरू उनके ही कंपनी में आई थी। मैक कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बाहर आ ही जाएगी, वो किसी से हार मानने वाले में से थोड़ी है। और मिस्टर एन के साथ मिस्टर मैक वहाँ से चले जाते हैं। पर जैसे ही सभी लोग एम्प्लॉयज़ जा रहे थे वहीं ये चीज़ सीरू को उसके भाई के केविन से निकलते हुए देख लेती है और ये देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कैसी लड़की है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उसके भाई के पीछे पड़ी हुई थी। पर यहाँ पर सीरू इतना आसानी से जाने वाली नहीं थी। वो यहाँ पर मिस्टर एन के केविन में आकर कुछ सबूत का फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रही थी, पर ये सब कुछ येची भी देख लेती है और उसे लगता है कि वो यहाँ पर कुछ गलत काम कर रही है, जिस पर सीरू उसे समझाती भी है कि वो बस यहाँ पर कुछ करने आई है, कुछ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं। और यहाँ पर येची को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि इसे लग रहा था कि वो मिस्टर एन के खिलाफ कुछ झूठा प्रूफ इकट्ठा कर रही है ताकि वो मिस्टर एन को चोट पहुँचा सके। पर सीरू समझ चुकी थी कि येची के दिमाग में बस मिस्टर एन ही घूम रहे हैं और उसे बस इस बात का जेलस हो रहा है क्योंकि सीरू अब उसकी फियांसे है। और यहाँ पर किसी को क्या ही पता था क्योंकि ये सब तो बस एक नाटक था, वो दोनों फियांसे हो ही नहीं सकते क्योंकि सीरू कभी भी इस बात के लिए राजी हो ही नहीं थी। और वहाँ पर जब उन दोनों में लड़ाई हो ही रहा था तब मिस्टर मैक और मिस्टर एन भी वहाँ आ जाते हैं और ये चीज़ उन दोनों को सच बताती है, पर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है वहाँ पर क्योंकि सीरू बहुत अच्छे से अपना एक्टिंग कर रही थी बेचारी बनने का और सभी को लग रहा था कि यहाँ पर ये चीज़ सीरू को बुली कर रही है। और मिस्टर एन गुस्से में अब ये चीज़ को कह देते हैं कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है ये चीज़, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरी मॉम ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था, मैंने नहीं, और मैं सिर्फ प्यार सिर्फ सीरू से करता हूँ और किसी से भी नहीं। और ये सब सुनकर येची को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मिस्टर एन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। यहाँ पर मिस्टर एन मैक को कह देते हैं कि अपनी बहन को संभाल के रखो, अगर वो आएगा से सीरू को परेशान करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सीरू और मिस्टर एन के जाने के बाद अब येची के खिलाफ मिस्टर मैक भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये सब देखकर वहाँ पर येची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी साइड मिस्टर एन सीरू का ख्याल कर रहे थे और वो अभी जो भी कुछ हुआ था उसके लिए वो सीरू से सॉरी भी कहते हैं, जिस पर सीरू उसे कहती है तुम्हें इस पर सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ कि जो भी तुमने मेरे लिए किया है वो बहुत ही बड़ा चीज़ है, पर मैं जिस वजह से यहाँ पर आई हूँ वो मकसद मुझे
तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना है। और वो इस बारे में भी बात करते हैं मिस्टर एन कि वो सीरू से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, पर सीरू कहती है कि वो सिर्फ किसी और से प्यार अब दोबारा नहीं कर सकती है, तो इसीलिए वो मिस्टर एन को उस नज़रिए से देख ही नहीं सकती। और ये सब सुनकर वहाँ पर मिस्टर एन को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि ये सदाई तो बस एक नाटक है ताकि वहाँ पर किसी को भी उस पर कुछ शक ना हो जब वो मिस्टर एन के साथ रहे। और तभी वहाँ पर मिस्टर एन की मॉम आ जाती है, और ये वही लेडी थी यानी रू, जिनका नाम रू था, और इन्हीं की वजह से जो अब आज तक अभी तक हो रहा था। रू यहाँ पर सीरू से अकेले में बात करना चाहती थी, और यहाँ पर जब उन दोनों में बात हो रहा था तब वहाँ बीच में कोई भी नहीं आ सकता था। यहाँ रू कहती है सीरू से कि तुम्हारा मैं मकसद अच्छे से जानती हूँ, पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर सीरू को तो अच्छे से पता था कि वो आग के पीछे जो भी आग लगा था कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ है, और बस वो सबूत किसी भी हाल में इकट्ठा करना है। यहाँ पर एक और बात पता चलती है हमें कि मिस्टर मैक के जो डैड थे और रू एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर थे, यानी यहाँ पर मिस्टर मैक और मिस्टर एन इस कंपनी में उनका आधा आधा हिस्सा था। पर रू चाहती थी कि वो मिस्टर मैक के फादर्स को हटाकर उनके जितने भी कंपनी में हिस्सा है वो सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दे, पर ऐसा होने के लिए बहुत ही बड़ा रीज़न चाहिए होता है, और 5 साल पहले उन्हें वो रीज़न मिल भी गया था और रास्ते से हटाने का भी। पर यहाँ पर सीरू तो अपना मकसद पूरा करके ही रहेगी, और यही सब देखकर वहाँ पर रू को गुस्सा आ जाता है और वो सीरू पर हमला कर देती है, जिस पर वो गिर जाती है। और तभी वहाँ पर मैक और मिस्टर एन भी आते हैं, पर यहाँ पर जानबूझकर मिस्टर मैक का हाथ छोड़कर वो मिस्टर एन का हाथ पकड़ती है, जिसकी वजह से मिस्टर मैक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर उसके बाद अब मिस्टर एन और उनकी मॉम के बीच में बात होने वाला था, और मैक को सीरू को वहाँ से लेकर जाते हैं। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं यानी मिस्टर एन और उनकी मॉम रू, तब उन दोनों का लड़ाई देखकर यहाँ पर सीरू और मैक बस एक दूसरे से इतना ही कहते हैं कि हमें एक दूसरे के लाइफ में अब दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत बार वार्न किया है, पर तुम मेरा बात मानने को तैयार ही नहीं हो। जिस पर सीरू कहती है कि अगर तुम मुझे पूरी तरह से सच बता दोगे कि आखिर तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो मुझे, तब मैं शायद तुम्हारी बात पर ध्यान भी दे सकती हूँ। और यहाँ पर मैक सीरू को बुली करने लगते हैं और उसकी बात भी नहीं सुनते हैं वो, और कहते हैं कि अगर आगे अब बढ़ते रही तब तुम्हें एक दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिस पर सीरू कहती है मैं इतने सालों से दर्द में ही थी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। पर तभी रू मिस्टर मैक के पास आए हैं और वो कहने लगती हैं कि मिस्टर एन को फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है, और वो तुरंत मिस्टर एन के पास जाते हैं। यहाँ पर सीरू एक चीज़ देख पा रही थी, मिस्टर मैक कुछ न तो कुछ छुपा रहे हैं, और मिस्टर एन की फैमिली के साथ उनका बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि मिस्टर मैक अपना खून मिस्टर एन को ट्रांसफ़र कर रहे थे, और ये वो पिछले 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से कर रहे थे। पर यहाँ पर रू मिस्टर मैक को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सीरू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा अदा करती है, पर मैं कुछ भी अब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, और उस सीरू को भी नहीं। और ये बात सुनकर ही मिस्टर मैक घबरा जाते हैं, और उसी रात को देखते हैं जब वो सीरू जहाँ स्टे की हुई थी वहीं उसी जगह पर वो आते हैं, और यहाँ पर पता उन्हें ये चलता है कि सीरू तो उस होटल रूम से कब का चेकआउट करके जाग चुकी थी। और तभी उनके पास सीरू का ही कॉल आता है, और उन्हें पता चलता है कि सीरू अब कहीं और ही रुक रही है किसी और जगह पर। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर रू अपने बेटे मिस्टर एन को बस आगे सीरू उसके खिलाफ क्या क्या प्लानिंग बना रही है उस पर वो उसे भड़का रही थी। और यहाँ पर देख पा रहे थे हम कि मिस्टर एन भी कोई बात छुपा रहे हैं, और मिस्टर एन को बचाने के लिए रू अब तक जो भी कुछ की है वो हमें पता चल रहा है, क्योंकि उस वीडियो में एक और बात पता चलती है कि वो आदमी मिस्टर एन का नाम ले रहा था, जो ही बताया था सीरू को कि उसके फादर किलर नहीं है। पर अभी भी मिस्टर एन अपनी मॉम कहते रहते हैं कि इस वजह से तुम सीरू को परेशान नहीं कर सकती हो, पर वहाँ पर मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हें अभी भी बस तुम्हारी नज़र में सीरू ही दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या कर रही हूँ। और उसी तरह से वहाँ पर मिस्टर एन का मॉम कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे कहती हैं कि मैं जितना कहती हूँ उतना ही करो तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
और अगले दिन देखते हैं जहाँ पर इंटरव्यू होता है और वहाँ पर रोज़ सभी के सामने उस जो भी प्रूफ मीडिया के सामने आया था उस पर वो कहने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है और ये सब कुछ वो इंसान मिस्टर मैक के साथ आकर खुद ही रिवील करता है कि वो जो भी कुछ उसने वीडियो में कहा था वो सब कुछ झूठ था। और यहाँ पर सीरू भी थी और ये सब सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इंसान अपने बातों से कैसे और क्यों पलट गया वो, और ऐसे पलट कर आखिर उसे मिला तो मिला क्या। और जब सीरू बार बार उसे धोखेबाज कह रही थी तब वो इंसान टूट जाता और कहता है कि हाँ, सीरू जो भी कुछ कह रही है वो सब कुछ सच है, यहाँ पर उसके फादर की गलती नहीं थी। पर अभी प्रूफ होने की वजह से ना होने की वजह से वहाँ पर कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करता है और ना ही अभी भी मिस्टर मैक सीरू का साथ दे रहे थे, क्योंकि वही तो थे जो उस इंसान को लेकर आए थे। और यहाँ पर मिस्टर एन अपनी मॉम के इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था। पर सीरू को ये बात पता नहीं थी कि वो तो उसे ही बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पर सीरू को लग रहा था कि ये सब के सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, यानी ये चीफ मिस्टर या रू और मिस्टर मैक भी। पर वो हार नहीं मानेगी, वो इन कंपनी का खाला चिट्ठा सभी के सामने लेकर आएगी और अपने फादर को इनोसेंट किसी भी हाल में प्रूव करके रहेगी। अब जहाँ पर मिस्टर मैक और मिस्टर एन को देखते हैं, उन दोनों का मीटिंग रू के साथ होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम सीरू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ना तो कुछ पता ज़रूर है, पर फिर भी तुम सीरू को अब जानबूझकर परेशान कर रहे हो और उसे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर मिस्टर मैक और आगे मिस्टर एन को यही कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या, मैं कुछ भी करूं। जिस पर मिस्टर एन कहते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता हूं, क्योंकि अगर तुम्हें सीरू नहीं चाहिए और ना ही तुम उसका ख्याल रख सकते हो तो तुम मुझे उसे दे दो। और वही फ्लावर वास को देते हुए मिस्टर मैक कहते हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। ये बात वो अपने मन में ही कहते हैं और वो पुराने पलों को भी याद कर रहे होते हैं, पर अब वो कुछ कर नहीं सकते थे और उन्हें पता था कि वो सीरू के साथ अभी या शायद कभी भी अब आगे नहीं रह सकते। इसी वजह से वो मिस्टर एन के जवाब पर बस इतना ही कहते हैं कि ठीक है, उसे ले सकते हो। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सीरू से मिलने के लिए मिस्टर मैक और येची भी आए हुए होते हैं और यहाँ पर सीरू उनसे कह रही होती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपना सच बताने का। और यहाँ पर मिस्टर मैक उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और येची को लग रहा था कि यहाँ पर सीरू वापस से उसके लाइफ में आकर बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और वहाँ पर जब सीरू येची को सबक सिखाना चाहती थी तभी यहाँ मैक कहते हैं कि तुम मेरी बहन को इस तरह से बुली नहीं कर सकती हो। और वहीं पर सीरू इसी बात को सुनकर कहती है कि अब वहीं पर तुम्हारी बहन खुद मुझे इस तरह से बुली कर रही है तब तुम्हें नहीं दिख रहा है। और पहला बात तो तुम मुझसे कुछ सच छुपा रहे हो और वो भी तुम बताने से रहे, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, जो भी करना है अब मुझे ही करना है। जिस पर मिस्टर मैक कहते हैं जितना कुछ करना चाहती हो, जितना हाथ पैर मारना चाहती हो मार लो, पर तुम्हें कुछ भी लास्ट में कुछ नहीं पता चलने वाला है। और उन सब के जाने के बाद यहाँ पर सीरू उसी रिपोर्टर से बात करती है जो रिपोर्टर उस आदमी का इंटरव्यू लिया था और उसमें उसने सारा सच बताया था, पर बड़े इंटरव्यू में आने के बाद उसने वही बात को पलट दिया था। वो आगे भी सबूत इकट्ठा कर रही थी। ना जाने सीरू को कब तक ये लड़ाई लड़नी होगी और कब तक ये सब कुछ सहना होगा, पर वो फिर भी रोते रोते भी वो हार नहीं मान रही थी। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मैक और येची में बहुत ही बड़ा लड़ाई हो जाता है, क्योंकि अब वो येची पर बहुत गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम सीरू को इस तरह से परेशान करोगी। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि रू थी जो धमकी दी थी कि अगर वो उसके बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करेगी और उसकी बहन को वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है और साथ में सीरू को भी, और अपनी सीरू और अपनी प्यारी सी बहन येची को बचाने के लिए मिस्टर मैक अभी तक बस चुप थे और वो सही मौके का वेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर येची उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है और उन्हें लग रहा था कि सीरू की वजह से उसका भाई उस पर चिल्ला रहा है और उस पर गुस्सा कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि मिस्टर एन जिससे वो इतना प्यार करती है वो बिल्कुल ही मेंटली स्टेबल नहीं है और उसकी मॉम इसी का फ़ायदा उठाकर उसे बुली कर रही है और उसके लाइफ में इतना कंट्रोल लेकर रखी हुई है। और तभी येची के जाने के बाद देखते हैं यहाँ पर सीरू आई हुई होती है और सीरू और उसकी बहन येची का प्रूफ
दिखा देती है कि वो किस तरह से उसे पैसा देकर खरीद ली थी। और यहाँ पर मिस्टर मैक कहते हैं कि तुम्हें ये सबूत किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे बात कर लूँगा। और यहाँ पर सीरू कहती है मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो, पर तुम्हें अगर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा, पर मुझे उस रीज़न से मतलब नहीं है, मुझे बस अपने फादर को इनोसेंट प्रूव करना है। तुम्हें पता है वो कितने अच्छे इंसान थे और उनके जाने के बाद उनका ये अच्छाई भी लोगों के सामने मानो बस राख बनकर उड़ गया था और किसी को दिख ही नहीं रहा था कि उन पर इस तरह का ब्लेम लगा कर वो उनके इंसानियत पर कैसा सवाल उठा रहे थे। पर यहाँ पर मैक कुछ भी नहीं कर सकते थे और उन दोनों में थोड़ा बहस होने के बाद और अब मैक और सीरू एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। और वहीं पर के बाहर यहाँ पर पता चल गया था कि सीरू मिस्टर मैक के साथ है और वो अभी क्या कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। ये सच जानकर वहाँ पर मिस्टर एन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो सीरू से तो प्यार करते ही थे, पर अब उसे लग रहा था कि मिस्टर मैक जो उसके दोस्त हैं और सीरू जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जो जिनको उनके फीलिंग्स के बारे में पता है, पर आज वो लोग सब मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। उसे उसका पास्ट ट्रॉमा वापस से याद आने लगता है और उसके बस अब दिल में बदला लेने का ही भूत सवार था। और अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर एन को देख पा रहे थे कि वो वही सबूत उनके पास है जिससे वो सच पता चल जाता कि सीरू के फादर किलर्स नहीं थे और ना ही मैक को अब आगे उसी दलदल में रहना पड़ता जो अभी तक है वो। और जब मिस्टर मैक को ये बात पता चलती है कि मिस्टर एन कोई बात छुपा रहे हैं, तब वो किसी भी तरह से मिस्टर एन का वो पेन ड्राइव लेना चाहते थे और वो उसमें सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव लाने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि रू का सेक्रेटरी ही होता है। और उसे बस इस बात का गिल्ट था क्योंकि वो 5 साल पहले सच को बाहर नहीं ले पाया था, इसी वजह से वो मिस्टर मैक का हेल्प कर रहा था अभी। पर उस पेन ड्राइव में भी प्रॉपर प्रूफ नहीं था कि उसमें आखिर किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, पर इतना ज़रूर साबित हो सकता था कि वहाँ पर सीरू के फादर नहीं थे उसमें। और यही दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर सीरू को लॉक कर मिस्टर मैक चले गए थे और जैसे ही मैक आते हैं वापस, तब सीरू उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। पर यहाँ पर मैक कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता हूँ अब। और ये सुनकर सीरू उस पर एक ज़ोरदार तमाचा खींच कर लगाती है और पर उन दोनों में अब बहस ही हो रहा था बहुत ज़्यादा। तभी मिस्टर मैक को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और उसके बाद सीरू उस घर में पूरी तरह से अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर में अकेले क्या करे, इसी वजह से वो भागने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके गले में जो लॉकेट है, जो सीसीटीवी लॉकेट है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पर उसी बीच में उसे किडनैप हो जाती है वो, और किसकी वजह से होती है यहाँ पर ये तो पता नहीं चलता है अभी। वहीं दूसरी साइड मिस्टर मैक और रू का जो सेक्रेटरी था वो सब मिलकर प्लान बना रहे थे कि आखिर प्रॉपर प्रूफ कैसे लेकर आए। वहीं दूसरी साइड किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एन के ही बॉडीगार्ड्स थे। वहाँ पर मिस्टर एन सीरू का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे, पर सीरू उन्हें ज़रा सा भी भाव नहीं दे रही थी और कहती है कि मुझे परेशान मत करो। पर मिस्टर एन तो जानबूझकर सीरू को बेहोश कर देते हैं और उसके बाद वो उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी साइड जब रू वहाँ पर आती है तब वो अपने बेटे को मारती भी है और उसे समझाती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस लड़की के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो वही लड़की तुम्हारा अंत बन सकती है। और यहाँ पर मिस्टर एन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ पर रू कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ पर तुम्हें बस इस लड़की की पड़ी है। अगर उन लोगों को या इन सबको पता चल गया कि वो आग के पीछे तुम थे, तब मैं तुम्हें अपने आप से दूर होते हुए नहीं देख सकती हूँ बेटा। तो प्लीज़ मेरी मदद करो और मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करते रहो। पर यहाँ पर मिस्टर एन कहते हैं कि मैं छुप कर अब नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे सीरू के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है। पर यहाँ पर मिस्टर एन की मॉम कहती हैं तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम बस उससे जेलस हो क्योंकि तुम्हारा जो दोस्त है, जो तुम्हारा भाई भी, वो इतना खुश देखकर तुम्हें जेलस होती है उससे। पर ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर एन को भरोसा नहीं हो पाता है। और वहीं दूसरी साइड सीरू के बारे में मिस्टर मैक को पता चल गया था कि सीरू मिसिंग है और वो उसका पता लगाने के काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर सीरू वेडिंग ड्रेस में होती है पर एक बेड पर होती है और जैसे उसे होश आता है तब उसके सामने मिस्टर एन थे जो अपने ग्रूम ड्रेस में थे। और सीरू समझ गई थी ये पागल इंसान कुछ ज़रूर कुछ अब बुरा करने वाला है और वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है। पर मिस्टर एन कहते हैं कि अब जिसे तुम चाह रही हो मिस्टर मैक को, वो तुम्हें बचाने
सामने नहीं आ सकता है और मुझे क्यों नहीं पसंद करती, उसका खून तो मेरे अंदर भी है। और सीरू जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब रू से उसका थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, क्योंकि रू बस अब सीरू को खिलौना बना कर रखना चाहती थी अपने बेटे के लिए, ताकि उनका बेटा जब मन चाहा तब उससे खेला और उसे फेंक दिया। यही चाहती थी बस रू। और उसी बीच में जब ये सब कुछ सीरू को अंदाज़ा हो जाता है तब वो उनके साथ बहस करने लगती है। उसी बीच में सीरू सीढ़ी से गिर जाती है और ये सब कुछ मिस्टर एन देख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वहाँ पर सीरू बेहोश तो हो गई थी, पर यहाँ पर मिस्टर एन गुस्से में अपनी मॉम को बंदी बना लेते हैं और हाउस अरेस्ट में रख देते हैं। फिर उसके बाद जब सीरू को होश आने ही वाला होता है तभी मिस्टर एन उसे किस करने वाले थे, पर मिस्टर एन कहते हैं सीरू तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो, मुझे तो कुछ समय के लिए सही में लगा कि तुम्हें इतना चोट लगने की वजह से तुम बेहोश हो गई हो, पर मुझे अभी पता चला कि तुम इतनी देर से बस एक्टिंग कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी रखा है। और वहाँ पर देखते हैं येची को बंदी बनाकर मिस्टर एन रखे हुए थे और वो उसका वेडिंग गिफ्ट भी था। और अब सीरू के दिमाग में बस येची को बचाने का बात चल रहा था और वो किसी तरह से भी उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि वो एक इनोसेंट इंसान का जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर मैक भी आ जाते हैं और वो सीधे रू के पास जाते हैं, जहाँ पर रू उसका सच नहीं बता रही थी कि आखिर सीरू कहाँ पर है और मिस्टर एन कहाँ पर उसे लेकर गए हैं। पर जैसे ही वहाँ पर रू बस एक बात कहती है कि मिस्टर मैक से कि अगर तुम वो पेन ड्राइव मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि सीरू कहाँ पर है, क्योंकि वो पेन ड्राइव अगर बाहर आ गया तो उनका बेटा खतरे में पड़ सकता था, इसी वजह से। पर जैसे ही सेक्रेटरी आते हैं और कहते हैं कि सीरू का पता चल गया है, तब यहाँ पर मिस्टर मैक जाने से पहले कहते हैं कि तुम पुलिस का वेट करो, ये पेन ड्राइव तो सीधे उन्हीं के पास अब मिलेगा। और अब एक गोदाम में देखते हैं जहाँ पर सीरू को वहाँ बंदी बनाकर मिस्टर एन लेकर आए हुए होते हैं और साथ में येची भी वहाँ पर बंदी बनी हुई थी। पर यहाँ पर मिस्टर एन कहते हैं कि अब फाइनली तुम मेरी हो जाओगी और हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। पर सीरू कहती है कि येची को तो कम से कम जाने दो, उसकी तो गलती भी नहीं है और जो तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था। पर यहाँ पर मिस्टर एन कहते हैं कि तुम थोड़ा वेट कर लो, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही इसे जाने दूंगा, क्योंकि जब मिस्टर मैक आ जाएंगे तब मैं इसे उसके साथ ही भेज दूंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं ये कहकर। वहीं दूसरी साइड मिस्टर मैक भी खोज रहे होते हैं और मिस्टर एन से भी उसका बात हो रहा था और उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर एन कहाँ पर सीरू को रखे हुए थे और येची को भी। और वहीं दूसरी साइड सीरू येची को पहले तो उठाती है और अपना जो प्रूफ था, जो सीसीटीवी की तरह रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्डिंग वाला लॉकेट, वो उसे दे देती है और कहती है इसे तुरंत पुलिस के पास लेकर जाओ और यहाँ से चली जाओ। ये चीज़ उसके बारे में भी पूछती है कि वो उसके साथ नहीं आएगी, जिस पर सीरू कहती है नहीं, अगर मैं यहाँ से चली गई तब मिस्टर एन का ध्यान कौन भटकाएगा। और जैसे ही वो वहाँ से उसे भेज रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर एन आ जाते हैं, पर सीरू किसी तरह से ये चीज़ को वहाँ से भेज देती है, पर अब वो खतरे में थी, क्योंकि तभी मिस्टर मैक भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे शुरुआत से बस हर कोई धोखा ही देते आ रहा था। और वो तो ये कहते हुए उस पर हाथ भी उठा देता है और कहता है कि अब मेरी हो तुम, अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता और तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना होगा। हर किसी के नज़र में बस वो मैक ही क्यों अच्छा है, मैं क्यों नहीं अच्छा हूँ। और तभी वहाँ पर मिस्टर मैक आ जाते हैं और मिस्टर मैक उसे समझाते हैं कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है। पर यहाँ पर मिस्टर मैक कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है मिस्टर एन, पर तुमने आखिर तक क्या ही किया, मैंने तुम्हारे जान बचाने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान चली गई, ये सीरू के पेरेंट्स की जान चली गई, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ था। और ये सुनकर सीरू को अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि मिस्टर मैक के फादर की वजह से ये सब कुछ हुआ है और लास्टली उसके फादर पर इल्ज़ाम लग गया था। पर जब उसे ये सच पता चलती है तब उसे बहुत बुरा भी लगता है, पर यहाँ पर इस बात का भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ये सच इतने टाइम से छुपाए हुए थे। यहाँ पर मिस्टर मैक और मिस्टर एन में बात हो रहा था और पास्ट में जो भी कुछ हुआ वो भी वो दोनों याद कर रहे थे, पर मिस्टर एन उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे थे और सीरू पर बस उसे चोट लगाने की कोशिश कर रहे थे। पर अभी के लिए तो मिस्टर मैक के दिमाग में बस सीरू का जान बचाने का ही भूत सवार था और वो किसी भी तरह से बचाना चाहते थे।
और वो जो आग लगा था, अब तो मिस्टर एन खुद ही कहते हैं कि उनकी गलती की वजह से, एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आग लग गया था। उसमें मिस्टर एन को बचाने के लिए सीरू के फादर आए थे और उन्हें बचाने के लिए मिस्टर मैक के भी फादर आए, और इसी बीच में वो दोनों खतरे में पड़ गए और मिस्टर एन तो बच गए थे, और उनको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो हॉस्पिटल में था। और यहाँ पर सीरू को बहुत बुरा लगता है, जिस इंसान को मैं इतना इनोसेंट समझती थी वो तो इनोसेंट है ही नहीं। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर मिस्टर एन और पागल हो जाते हैं और अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं और कहते हैं मिस्टर मैक से कि मैं तुम जैसा दोस्त और भाई पाकर बहुत ज़्यादा ही खुश था इस लाइफ में, पर शायद हमारा साथ यहीं तक था। यहाँ पर मिस्टर मैक अच्छे से जानते थे कि मिस्टर एन का दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो उसे हानि भी नहीं पहुँचाना चाहते थे। इसी वजह से वो अब तक अपने दर्द को बढ़ते हुए देख कर भी बस मिस्टर एन का ही हमेशा उन्हें ख्याल रहता था, और उसी आग में वो कूद जाते हैं मिस्टर एन। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर मैक और सीरू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पर सीरू और मिस्टर मैक सीरू के फादर के ग्रेवयार्ड पर आए हुए होते हैं।